नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भारत के लिए है और कल का इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और वहां से भारत का झंडा पूरे वर्ल्ड में लहराएगा और भारत के वैज्ञानिकों की दुनिया भर में मांग बढ़ेगी और वैज्ञानिकों का पूरी दुनिया में नाम होगा। और इसके साथ ही न सिर्फ अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे बल्कि पूरे देश की आर्थिक उन्नति में भी है बहुत बड़ा योगदान करेगा। आइए, आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और अंतरिक्ष विशेषज्ञ हैं। पूर्व बीरबल साहनी संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक रह चुके हैं और पहले चंद्रमा से लाई हुई मिट्टी का ये कई बार सर्वे कर चुके हैं, उसकी जांच कर चुके हैं। उसके अंदर जो बताया गया था, उसके अंदर जो लेड मिला है, उसके अंदर जो O2 मिला है, जो पानी के अंश मिले हैं, उससे ही ये सारी चीजें आगे पता चली है कि चंद्रमा की क्या वैल्यू है इसे हमारी पृथ्वी के लिए। तो आज बातचीत करते हैं हम डॉक्टर चंद्रमोहन नौटियाल जी से, उनसे जानते हैं आगे क्या भविष्य होगा। और अब कल जब चंद्रयान 3 आज शाम को उतरेगा तो फिर क्या भविष्य होगा और युवा वैज्ञानिक किस तरीके से उसमें अपना भविष्य देखेंगे। अब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कैसा महसूस कर रहे हैं, जहां रूस फेल हो गया, जहां अमेरिका पीछे रह गया, वहां इन सबको पछाड़ कर भारत सबसे आगे खड़ा है। मेरा मानना है कि ये हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण होगा जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। ये बात सही है कि चंद्रयान 2 के समय हमें थोड़ी सी विफलता हाथ लगी, जो उसका अंतिम चरण था, जो फाइनल स्टेज थी, वहां पर फेलियर हुआ। लेकिन सक्सेस और फेलियर, जब भी कोई नया काम करेंगे तो उसमें होना कोई नई बात नहीं है। रूस जैसा एकम्प्लिश देश, जिसके पास इतनी सब सुविधाएं, इतना सब पावरफुल इंजन और ये सब चीजें थी, उनका लूना 25 अनफॉर्चुनेटली जो है नहीं वहां पर उतर पाया। तो इन चीजों में ये सब संभावना तो वही रहती है, जैसा आइंस्टाइन ने कहा था कि फेल तो वो होगा जो कुछ नया करेगा, जो कुछ नया नहीं करेगा वो कभी फेल ही नहीं होगा। तो लेकिन कल हमें पूरी तरह से आशा है कि शाम को 6:04 पर हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह के लिए अपनी यात्रा उतरने की आरंभ करेगा। और इसमें बहुत सारी सावधानियां बरती हैं विज्ञानियों ने, ताकि इस बार अगर कोई भूल चूक होने की आशंका न रहे। और इसके बाद भी उन्होंने एक प्लान भी तैयार किया है। प्लान ए है, हम कल उतरेंगे और अगर कल किसी वजह से नीचे परिस्थितियां जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हम इसको आगे 3-4 दिन आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम कल शाम को लैंडिंग वहां पर करने में सफल होंगे। ये जो इमेजिंग होगी ये केवल 2 डायमेंशनल नहीं होगी, ये 3 डायमेंशनल इमेजिंग भी होगी। तो इससे न केवल चौड़ाई और लंबाई का पता चलेगा, इससे गहराई का भी पता चलेगा। और इस बार एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात की गई है, पिछली बार इसके उतरने के लिए जो क्षेत्र था वो लगभग आधा वर्ग किलोमीटर में सीमित था, लेकिन इस बार 4 किलोमीटर लंबा और 2.4 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र छांटा गया है। इसमें से कहीं पर भी उतर सकता है, क्योंकि जब ये नीचे की इमेजिंग करेगा और इसको पता चलेगा किसी एक जगह पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई बोल्डर पड़ा हुआ है, तो ये वहां से अपनी स्थिति को बदल देगा कि दूसरे स्थान पर प्रयास करेगा, वहां की इमेजिंग करेगा। मान लिया वहां पर कोई क्रेटर है, कोई गड्ढा है, तो ये वहां पर भी नहीं उतरेगा। और ऐसा नहीं है कि चंद्रमा की जो 100% सतह है उस पर क्रेटर ही क्रेटर हो या पत्थर ही पत्थर हो, वहां पर भी समतल जमीन है जिसमें ज्यादा स्लोप नहीं है, तो ये वहां पर उतर सकता है और अच्छी तरह से उतर के ये वहां पर बैलेंस कर सकता है। जैसे अभी रूस ने बड़ी तेजी से अपना चंद्रयान चांद पर भेजा और उतनी ही तेजी से वह क्रैश भी हो गया, क्या भारत से होड़ के चक्कर में ये चंद्रयान उनका क्रैश हुआ है या कोई और तकनीकी कारण है? आप क्या समझते हैं? पहली बात तो यह है कि वो जल्दी पहुंच जाते हैं। अमेरिका या रूस के जो अंतरिक्ष यान है
जल्दी पहुंच जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन उसका कारण यह है कि इनके पास जो इंजन है वो कहीं ज्यादा पावरफुल है। इनके पास उदाहरण के लिए अमेरिका के या नासा के पास जो है सैटर्न 5 रॉकेट्स हैं, रूस के पास सोयूज के रॉकेट्स हैं, जो हमारे जो इंजन है जो हम लोग यूज करते हैं GSLV Mark 3, उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा पावरफुल है। ये कुछ उसी तरह की बात है। आप समझिए कि अगर हम पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं और स्लोप बहुत ज्यादा है, बहुत स्टीप है, तो बहुत गहरे स्लोप पे अगर हमें चढ़ना होगा तो शायद हमें 2000 या 4000 सीसी के इंजन की जरूरत पड़ेगी अपनी गाड़ी के लिए। लेकिन हमारे पास अगर एक 800 सीसी की गाड़ी है, तब हम सीधे उस चढ़ाई पर ऊपर नहीं चढ़ेंगे, हम गोल घूमते हुए, जैसे पहाड़ों पे रास्ते बने होते हैं उस तरह के रास्ते पर चलते हुए गोल गोल घूमते हुए ऊपर जाएंगे। इसमें समय जरूर ज्यादा लगेगा, जैसे हमें करीब 41 दिन लगते हैं, लेकिन हम वहां गंतव्य पर पहुंच जरूर जाएंगे। रूस का जो ये यान जो फेल हुआ उतरने से, इसमें ये जल्दबाजी जैसी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है। इसके बदले यहाँ पर जो मुझे लगता है इनकी शायद कहा जा रहा है कि कोई कंप्यूटेशन की कोई गलती थी, जिसकी वजह से कितनी देर तक इनके इंजन्स को फायर होना था उसमें कुछ गलती रह गई और उसकी वजह से वो गलत ऑर्बिट में चला गया और उसके बाद उससे कंट्रोल चला गया। जब तक ये उससे संपर्क कर पाते उसके बाद तब तक वो नीचे क्रैश कर चुका था, तो ये उसको बचा नहीं पाए। तो शायद जल्दबाजी की वजह से नहीं था, तो कंप्यूटर की गलती थी। अच्छा, आपने तकनीकी की बात बताई, और जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो चांद पर लैंड करने के बाद भारत की इकोनॉमी पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि हमारे संज्ञान में जो बात है, अन्य छोटे देश फिर भारत को ही फाइनेंस करेंगे इन छोटी मोटी सुविधाओं को लेने के लिए, जो उन्हें वहां से आई चीजों से मिलेंगी, जो वहां के नेटवर्क से मिलेंगी। आप क्या कहेंगे? जी, एक तो जो हमने अभी चर्चा की, अमेरिका और रूस बहुत पावरफुल रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। उनकी कॉस्ट हमारे रॉकेट की तुलना में बहुत ज्यादा है। वो जिस रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं वो 22.5 टन तक वजन ले जा सकता है। हम लोग 4 टन से लेके 8 तक का वजन भी ले जाएं तो हमारे लिए पर्याप्त है। हम तो 4 टन से भी कम ले जा रहे हैं। एक बात, तो इससे कॉस्ट में बहुत बड़ा अंतर आता है। दूसरा, अगर आप देखें तो हमारे भारत में अगर एक वैज्ञानिक या इंजीनियर की जो तनख्वाह है वो 1.5 लाख रुपए के आसपास होगी। अमेरिका में कोई वैज्ञानिक या कोई इंजीनियर 1.5 लाख रुपए महीने पर काम नहीं करेगा, उसकी सैलरी इससे मेरी 4 गुना होगी, मेरी 5 गुना होगी। ये दूसरा कॉस्ट कटिंग फैक्टर है जो हमारे देश के लिए है। तीसरा, हमने अधिकांश चीजें इसमें वो यूज की हैं जिनको हमने किसी को आउटसोर्स नहीं किया है, अपने ही देश में बनाया है। तो अगर हम किसी चीज को खुद बनाते हैं, जैसे घर में अगर हम खाना बनाते हैं, जो दाल हम 20 रुपए में बना लेते हैं, अगर हम होटल से हम मंगाएंगे तो वो शायद 100 रुपए की दाल मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने इसमें से और देशों से सहयोग तो किया है। उदाहरण के लिए फ्रांस के साथ हमने उनकी जो एरियन जो स्पेस एजेंसी है उनसे हमने इंजन बनाने के लिए सहयोग किया है, लेकिन बनाया हमने उनके सहयोग के साथ स्वयं। तो इस वजह से हमने जो कॉस्ट कटिंग इस तरह से की है, तो हमारी जो कॉस्ट आई है वो अमेरिका की तुलना में लगभग 8 गुना कम आई। अगर आप याद करें या आपने कहीं पढ़ा होगा, जब प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष अभियान शुरू किया था, अंतरिक्ष मिशन या जो स्पेस साइंस है वो शुरू की थी, और उसके लिए इनकोस्पार नाम की संस्था बनाई थी। पश्चिमी देशों ने और हमारे देश के लोगों ने भी इस बात पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एक जो विकासशील देश है उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है कि वो स्पेस साइंस पर इतना पैसा खर्च करे। तब विक्रम साराभाई ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आज से कुछ सालों के बाद लोग हमसे ये नहीं पूछेंगे, अगर हमने इसको नहीं किया तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्यों किया, वो हमसे ये पूछेंगे कि आपने इतनी देर में क्यों शुरू किया। और आज हम जानते हैं कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, हमारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके मॉनिटरिंग के क्षेत्र में, अगर हम बाढ़ की बात करें, अगर हम साइक्लोन की बात करें, अगर हम जो तूफान आते हैं साइक्लोन उनकी बात करें, या हम जो है सुनामी की बात करें, या जो अभी हाल में आप देखते हैं पूर्वी तट पर अक्सर इस तरह के तूफान आया करते हैं, साइक्लोन, इन सब की मॉनिटरिंग हम सैटेलाइट्स के उपयोग से करते हैं। लेकिन जब सैटेलाइट हमने भेजा था, मैं उस समय जब पहली बार सैटेलाइट भेजा गया था, मैं उस समय फ्रांस में था, उस समय भी एक आध लोगों का सवाल ये था कि कैन इंडिया अफोर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी। लेकिन समय ने इस बात को सिद्ध किया है। एक बार जब कोई
क्षमता हमारे हाथों में आ जाती है, उसका जब हम उपयोग करने लगते हैं तो अल्टीमेटली जाकर वो हमारी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करती है और हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी स्ट्रॉन्ग करती है। जो आपने बात कही कि कैसे हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, अगर हम अपनी इतने बड़े पेलोड को चंद्रमा तक पहुंचाने में सक्षम है तो इससे हमारी किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता का भी में भी विश्वास बढ़ता है। और हम जानते हैं कि हमारे देश ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, 104 सैटेलाइट्स को एक साथ रॉकेट में भेज के, और केवल 104 ही नहीं भेजे, इन्होंने उनको अलग अलग स्थान पर अंतरिक्ष में स्थापित किया। जी। अब स्थिति ये है कि जो देश अपने लॉन्चिंग स्टेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो देश अपने सैटेलाइट्स बड़े बड़े नहीं भी बना सकते या कम से कम उनको लॉन्च नहीं कर सकते, वो अब उन सैटेलाइट्स को भारत जैसे देशों की सहायता से अंतरिक्ष में लॉन्च करके अपने देश में कम्युनिकेशन के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये विदेशी मुद्रा अर्न करने के लिए भारत के लिए बहुत बड़ी चीज बना है। इस समय दुनिया में केवल 3 देश हैं जिन्होंने अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर करके दिखाई है, वो है अमेरिका, रूस और चीन। भारत चौथा ऐसा देश होगा जिससे सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता विकसित की। इसके बाद जब वहां पर ये अंतरिक्ष यान पहुंच जाएगा और ये लैंडर इस पर लैंड कर जाएगा चंद्रमा की सतह पर, तो इसके पेट में से एक रोवर निकलेगा, रैंप पे से चलता हुआ, एक सपाट पर से चलता हुआ, और वो रोवर आसपास के क्षेत्र में जाकर अध्ययन करेगा और बताएगा कि वहां पर चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से मिनरल्स हैं, खनिज हैं, कौन कौन से तत्व हैं, और इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इससे रखे हुए हैं। जैसे रोवर में एक अल्फा स्पेक्ट्रोमीटर रखा हुआ है, इसी तरह से जो लैंडर है उसमें भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए जो वहाँ के खनिजों की पहचान करेंगे, वहाँ के तत्वों की पहचान करेंगे, और टाइटेनियम है या मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, इनमें से कुछ टाइटेनियम जैसे तत्व हैं या और कोई दूसरे ऐसे तत्व हो सकते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगे हैं। तो चंद्रमा पर वो अगर हैं तो कितनी मात्रा में है, एक बात। दूसरी बात, चंद्रमा पर अब हम जानते हैं चंद्रयान 1 की सफलता के बाद कि वहां पर पानी है, लेकिन वो पानी मिट्टी के अंदर तो है ही है, वो पानी ध्रुवों पर तो है ही है। इस अलावा वो पानी चंद्रमा पर जो दरारें हैं, जो क्रेवाइसेस हैं, उनके अंदर भी वो पानी है, और वो पानी आज का नहीं है, वो पानी लाखों करोड़ों साल पुराना हो सकता है, क्योंकि वो दरारें हर एक समय जगह पर सीधी नहीं है, वो अंदर जाकर टेढ़ी हो जाती है, और उसके कारण सूरज का प्रकाश और सूरज की गर्मी कभी उन गहराइयों तक नहीं पहुंच सकती। तो अगर वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, और कल अगर हम किसी और प्लैनेटरी मिशन पर जाना चाहते हैं, तो मून हमारे लिए एक इंटरमीडिएट स्टेशन भी हो सकता है। यहाँ पर हम एक स्टेशन बना सकते हैं, और अगर वहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में है तो उस पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके हम उससे हाइड्रोजन ले सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा ईंधन है, और उससे हम उसके अलावा ऑक्सीजन ले सकते हैं, जो वहां पर अगर हमारे कोई एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनके सांस लेने के लिए आवश्यक होगा, और अगर पर्याप्त पानी है तो वो उनके पीने के लिए पानी होगा। और यदि ये चीजें हमारे पास आती हैं और वहां पर हम छोटा सा अगर उद्योग भी एक माना कोई स्थापित कर दें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में हम वहां पर पेड़ पौधे भी उगा सकते हैं, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश की और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो ये सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी होंगी। तो क्योंकि भविष्य में निश्चित रूप से देश न केवल चंद्रमा पर, बल्कि तुलना में जो दूरस्थ ग्रह हैं जैसे मंगल ग्रह है, बात चांद की हो और पाकिस्तान की ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। जैसा कि चांद पर जैसे ही पैर रखेंगे, जैसे ही चांद पर भारत का झंडा लहराएगा, तो पाकिस्तान किस तरीके से उसको महसूस करेगा और पाकिस्तान के की क्या मनोदशा होगी, आप क्या कहेंगे? ये बात जो है, ये तो 1969 में जब अपोलो 11 ने वहां पर लैंडिंग किया था, नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ में एल्ड्रिन जो थे वो वहां पर उतर गए थे, तो उसके बाद ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी। यद्यपि उसके बाद कुछ लोगों ने फिर भी कहा था ये सब कहानी है, और नासा का अंतरिक्षयान और उसके अंतरिक्ष यात्री कभी वहां पर उतरे ही नहीं। उसके लिए कई उन्होंने तर्क भी दिए थे जिनका उत्तर वैज्ञानिकों ने दिया था। तो ये तो मैंने तो खुद उसके सैंपल स्टडी किए हैं, तो मुझे पता है कि सैंपल चंद्रमा से हो सकते थे, चंद्रमा से ही हो सकते थे। तो हाँ, लेकिन एक रोचक असाइड हो सकती है कि कोई दूसरा देश इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेकिन मुझे लगता है वो समस्या उनकी है, वो समस्या हमारी नहीं है।
तो हमने आज वरिष्ठ वैज्ञानिक चंद्रमोहन नौटियाल जी से बात करी, उनसे रूस के लूना की बात करी, उनसे चंद्रयान 3 की बात करी, उनसे चंद्रयान 2 की बात करी। और आज शाम जब चंद्रयान 3 चांद की धरती पर कदम रखेगा और वहाँ भारत का झंडा लहराएगा, तो वो क्षण हम सब के लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए बहुत कीमती होगा। तो डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जैसे आपने हमें बहुत कीमती समय आज दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस यात्रा को लगातार आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ते रहना है, और ज़िंदगी की तरह यह भी लगातार नए नए साइंटिस्ट आते रहेंगे, नई नई खोजें होती रहेंगी, और हम आपसे लगातार नई नई जानकारियाँ लेते रहेंगे और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।